नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज संडे के दिन हम यहाँ पे लेके आए हैं 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों, इस सीरीज में उत्तराखंड हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के सभी महत्वपूर्ण सिलेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन जो कि इस वीक के हैं करंट अफेयर्स के, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित में से कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के जो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं वो बने हैं अनिल चंद्र पुनेठा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। अनिल चंद्र पुनेठा बने हैं उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त। इससे पहले जो उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे शत्रुघ्न सिंह। उन्होंने मई 2021 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो कार्यभार संभाला वो संभाला जेपी महंगाई ने, और अब जाके यहाँ पे अनिल चंद्र पुनेठा बन चुके हैं उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करते हैं, जैसे हम सभी क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव IAS अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त के रूप में विवेक शर्मा ने कार्यभार संभाला। देखो, मुख्य जो सूचना आयुक्त है वो बने हैं अनिल चंद्र पुनेठा, लेकिन राज्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं वो बने हैं विवेक शर्मा। तो दोनों ने यहाँ पे साथ में यहाँ पे पदभार संभाला। और उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम सूचना आयुक्त कौन है उत्तराखंड के, वो हैं RS टोलिया, और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा बन चुके हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड के किस सदस्य को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अरुण जुगरान को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान गढ़वाल क्षेत्रीय केंद्र श्रीनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार जुगरान को 5 साल के लिए भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। भारतीय युवा विज्ञान अकादमी ने पूरे देश में 22 प्रतिभागियों को सदस्य के रूप में चयनित किया गया है, जिसमें एक उत्तराखंड के डॉक्टर अरुण कुमार जुगरान भी हैं। डॉक्टर जुगरान भारतीय युवा विज्ञान अकादमी में शामिल होने वाले उत्तराखंड के पहले युवा वैज्ञानिक हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से किसने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण ने यहाँ पे हाल ही में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी उसमें रजत पदक जीता है। करण परिहार जो कि बागेश्वर के मूल निवासी हैं, और इन्होंने हाल ही में जो राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 4 से 6 जनवरी तक झारखंड के जमशेदपुर में, इसमें रजत पदक हासिल किया है या रजत पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों, जो ये जितने भी ये टॉप 25 क्वेश्चन है, इसके नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप में आप सर्च कर सकते हो। प्ले स्टोर में उत्तराखंड जी के आपको सर्च करना है, वहाँ पे आपको हमारी एप्लीकेशन टॉप पे मिल जाएगी। SJ ग्रुप की एप्लीकेशन है, और वहाँ पे आपको ये सभी करंट अफेयर्स जो वीकली हम यहाँ पे लेके आते हैं वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, वो डिटेल्स नोट्स के साथ, और आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वीडियो एक बार देख ली, उसके बाद जरूर आप उस एप्लीकेशन में जाएँ और उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में धंस गांव को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य में है। तो हाल ही में यहाँ पे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। 7 जनवरी 2022 को जो केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत, इन्होंने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए यहाँ पे पुरस्कारों की घोषणा की है। और इसमें यहाँ पे अगर हम टॉप राज्य की बात करें तो राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है इन पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश ने। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र उत्तराखंड आ गया, उसमें उत्तर प्रदेश आ गया। तो उत्तरी क्षेत्र में धंस गांव को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य में है, तो ये गांव है आपका उत्तराखंड में। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। दोस्तों, एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जो ये धंस गाँव है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ा इसमें, लेकिन ये धंस गाँव इसका पता नहीं चल पाया ये कौन से जनपद में है। अगर किसी को मालूम है, क्योंकि मैं भी पूरे उत्तराखंड को नहीं घुमा हूँ, अगर किसी को मालूम है कि धंस गाँव कौन से जनपद में है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सम्मिलित करना पड़ा। और अगर किसी को मालूम है कि ये धंस गाँव कौन से जनपद में है,
तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे इस मतलब काफ़ी सर्च करने पर भी इस धस गाँव के बारे में पता नहीं चल पाया है कि ये कौन से जनपद में स्थित है। लेकिन आंकड़ों में ये उत्तरी क्षेत्र का ऐसा गांव है उत्तराखंड का जिसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ गांव के लिए चयनित किया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में ठीक है, तो उत्तरी क्षेत्र में उत्तराखंड के धंसपल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पूर्व की बात करें तो बिहार के तिलारी गांव को, और पश्चिम में गुजरात के तख्तगढ़, और पूर्वोत्तर में मिजोरम के सिलचर सरचिप को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल वाटर अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2018 से। और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये क्या किया जाता है, प्रत्येक साल नेशनल वाटर अवार्ड यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है? सर्वोत्तम जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना, यानी जो राज्य क्या करेगा, जो वाटर है, वाटर प्रबंधन के क्षेत्र में जितना ज़्यादा क्या करेगा, बढ़ावा देगा, उसको उतने ज़्यादा पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तो अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में आ रखा है टॉप पे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 वही वाला क्वेश्चन आ गया है, लेकिन अभी ये राज्यों के बारे में है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह के आंकड़ों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश को, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम पुरस्कार मिला है, जबकि द्वितीय स्थान किसको प्राप्त हुआ है? राजस्थान, और तृतीय स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु को। तो टॉप 3, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे आ गया आपका राजस्थान, और नंबर 3 पे आ गया आपका तमिलनाडु। किस श्रेणी में? राज्यों की श्रेणी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, टॉप 3 राज्य आपको जरूर हमेशा नोट करनी है। और ये रिपोर्ट कब जारी की गई? 7 जनवरी 2022 को इस पुरस्कारों की घोषणा की गई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को मिला है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 ये मिला है यहाँ पे डेनमार्क को, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है। और संस्करण कौन सा था ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 का? तो ये था 17वां संस्करण, और ये किसको मिला है? तो डेनमार्क को मिला है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का जो आयोजन किया जाएगा 12 जनवरी को किया जाएगा। किसकी जयंती पे आयोजित किया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। और कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2022 में पुदुचेरी में। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। और यह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को होती है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, तो उस दिन इसका आयोजन किया जाएगा। इस त्यौहार का लोगो क्या है और शुभंकर क्या है? तो वो है सक्षम युवा सशक्त युवा। ये इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे इस वर्ष 2022 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है उसका लोगो और शुभंकर क्या है? सक्षम युवा सशक्त युवा। और संस्करण कौन सा है? तो 25वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की क्या थीम लॉन्च की? देखो 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 2022 में मनाया जाने वाला है उसकी थीम लॉन्च की। वो थीम क्या है? तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो सी ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2022 की जो थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में। अब देखो ये जो विश्व युद्ध अनाथ दिवस है इसकी शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स इन डेट्रेसेस द्वारा की गई है। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है ये जानना जरूरी है। तो संघर्ष या युद्ध के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे, उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाना और संघर्ष से प्रभावित यानी युद्ध से जो प्रभावित बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत यहाँ पे गांव की सूची में अगर हम टॉप राज्य की बात करें जहाँ के सबसे ज़्यादा गांव खुले में शौच मुक्त रहे वो है यहाँ पे तेलंगाना। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गाँव की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर रहा है। तेलंगाना राज्य में है 14,200 गाँव, इसमें 13,737 गाँव ODF प्लस सूची में। ODF प्लस सूची मतलब जो गांव क्या होते हैं खुले में शौच मुक्त हो जाएं। तो ODF प्लस सूची में 13,727 गांव जो कि 96.74% है। 96.74 क्या है प्रतिशत है। और अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड पे रहा है तमिलनाडु, इसके यहाँ पे 4,432 गाँव यानी 35%। और कर्नाटक में 5.59% क्या है आपका ODF प्लस का जो ये परसेंट है गाँव का ये राज्यों में ये है। तो सबसे टॉपिक कौन रहा है? तेलंगाना रहा है। ODF का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अनाथों की मां से मशहूर सिंधुताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे किस राज्य की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सिंधुताई सपकाल इनका निधन हाल ही में 4 जनवरी 2022 को हो गया। इनको जाना जाता था अनाथों की माँ की नाम से। और ये कौन से राज्य से थी? तो ये थी महाराष्ट्र से। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल जिन्हें अनाथों की मां कहा जाता है का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और वह कहाँ की रहने वाली थी? महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली थी। उन्हें 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको किया जा चुका है? सिंधुताई सपकाल जिनको अनाथों की मां के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की जयंती कब मनाई गई है? 3 जनवरी को, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। 3 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक समाज सेविका सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। और वह भारत की पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और साथ ही साथ पहले किसान स्कूल की संस्थापिका भी थी। और साथ ही साथ देश की पहली महिला शिक्षक हैं सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। इनकी हाल ही में 3 जनवरी को क्या मनाई गई है? जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली टेस्ट किट का क्या नाम है? ओमिकोर, ओमिश्योर, ओमिकियर या ओम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओमिश्योर। ओमिश्योर है जो कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आ रखा है ओमिक्रॉन उसका पता लगाने वाली ये पहली देसी किट है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। चिकित्सा क्षेत्र के अनुसंधानों की राष्ट्रीय विनियामक संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण की जांच के लिए निर्मित स्वदेशी किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है। और ये ओमिश्योर को किसने बनाया है, किसने तैयार किया है? तो देश की बहुउद्देशीय कंपनी टाटा ने इसको तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पे VK त्रिपाठी बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO। और उन्होंने किसकी जगह ली है? सुनीता शर्मा की। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है। देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश बन चुका है देश का ऐसा पहला राज्य जो LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत ये क्या है? ये हिमाचल प्रदेश सरकार की
योजना है और ये उज्ज्वला तो आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार की योजना है। तो इन योजनाओं की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी और राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की और इन्हीं योजनाओं के बदौलत यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है वो बन चुका है पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में यहाँ पे टोटल 126 बाघों की मृत्यु हुई है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। अब देखो पूरे देश में जो 126 बाघों की मृत्यु हुई है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो यहाँ पे 126 बाघ हैं जो भारत में जिनकी मौत हुई है। तो इस साल सबसे अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बाघ मरे हैं वो मरे हैं मध्य प्रदेश में, कितने 44। उसके बाद 26 मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में और 14 मौतें हुई है बाघों के कर्नाटक में। तो ये टॉप 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है और टोटल पूरे देश में 126 बाघों की मौत हुई है वर्ष 2021 में एनटीसीओ की रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। कब किया? 1 जनवरी 2022 को। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए 100 दिवसीय पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की है। अब देखो इस अभियान का उद्देश्य या मकसद क्या है? तो छात्रों में रचनात्मक चिंतन शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट पेपरलेस अदालत कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल हाईकोर्ट बनी है देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट यानी पेपरलेस अदालत। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने शनिवार को इसका उद्घाटन किया है। केरल हाईकोर्ट जो कि बन चुकी है देश की पहली कागज रहित अदालत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? कौशल रोजगार निगम पोर्टल ये लॉन्च किया गया है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा 19 का सही आंसर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। कौशल रोजगार निगम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है तथा योग्य उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी एवं पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ पे 64वां स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ ने यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है और 1 जनवरी 1958 में यहाँ पे स्थापना की गई थी भारत डीआरडीओ की। क्यों की गई थी? भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीआरडीओ का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 1958 को। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन बनी है? तो ये बनी यहाँ पे अलका मित्तल, जो कि बनी है ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी अलका मित्तल। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यहाँ पे 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस 2022 के रूप में। अब देखते हैं क्यों मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। तो 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर में दृष्टिबाधितों के लिए ये दिन बहुत खास होता है। ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है क्योंकि लुइस ब्रेल एक आविष्कारक थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुइस ब्रेल ने। इसलिए विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती पर। ब्रेल लिपि क्या है? तो ये एक भाषा है जिसका उपयोग आंखों से देख न पाने वाले यानी जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं
वो इसका प्रयोग करते हैं लिखने में और पढ़ने के लिए करते हैं। और पहला विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया था? 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? तो IHU जो कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, ये पाया गया है फ्रांस में, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 23 का सही आंसर। फ्रांस में वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जो ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा संक्रामक है। ये वेरिएंट ज़्यादा म्यूटेड है और इसका नाम क्या है आपका? वो है IHU। अब देखो, हाँ, और ये IHU कहाँ मिला है? फ्रांस में मिला है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? जो एशिया कप होता है, ये एशिया की टीमें आपस में खेलती है, और 8वीं बार जो जीता है अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब, वो जीता है भारत ने। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। और भारत ने किसको हराया यहाँ पे? तो श्रीलंका को। दुबई में ये खेला गया था, 9 विकेट से श्रीलंका को मात दी और 2021 में एशिया कप अंडर 19 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की क्या रखी है? आधारशिला रखी है। कब रखी है? 2 जनवरी को। इसकी स्थापना 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी और इस विश्वविद्यालय खेल संस्कृति को विकसित करना और देश के सभी हिस्सों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे की स्थापना करना ही इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, इस वीक के टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें हमने उत्तराखंड हो गया, राष्ट्रीय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस वीक के थे, सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए थे, वो सारे हमने यहाँ पे चर्चा की, वो भी डिटेल्स में। इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। उत्तराखंड जी के आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है, सबसे ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।